हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग डीपीपी में इन्वायरमेंट का टेस्ट आज करेंगे दोस्तों। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, उसका हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की संख्या 25 से 30 अभी स्टार्टिंग में है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होगा। साथ ही साथ ईपीएफओ में जो जीएस का पोर्शन आता है दोस्तों, जो एओईओ और एपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है, ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जिनको दोनों भाषाएं समझ में आती है वो ये देख सकते हैं। अगर जिनको सिर्फ हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए रात के 1 बजे इसी टेस्ट का पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। याद रखिएगा, अभी जो एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो रात के 12-1 बजे आपको अपलोड किया जाएगा चैनल पे वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, 12 मई को है। तो जिन बच्चों को वो एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। उनके लिए आने वाला जो 50 दिन है, उनमें क्या चीज़ करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है यूपीएससी का पीसीएस का निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा अभी, और रात के जो 12-1 बजे आएगा वो आपका क्या होगा, पूरा हिंदी में होगा। ठीक है, तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों अगल बगल थोड़ा आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द बोल रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग सी टर्टल। बोल रहा है सबसे बड़ा ये कछुआ है। दूसरा, जेली फिश इज इट्स प्राइमरी फूड। जेली फिश इसका खाना है। और इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर। और ये ट्रॉपिकल एरिया में और टेम्परेट एरिया में रहता है। ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के अगल बगल जो 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री नॉर्थ होता है दोस्तों, उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। उसी तरह जो 40 to 45 डिग्री नॉर्थ और 40 to 45 डिग्री साउथ होता है, तो इस एरिया को दोस्तों, इस एरिया को टेम्परेट एरिया बोलते हैं। तो बीच वाला एरिया जो होता है इक्वेटोरियल एरिया होता है, उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, टेम्परेट एरिया। फिर उसके बाद क्या होता है, पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा कछुआ है, जेली फिश को खाता है और ट्रॉपिकल और टेम्परेट में रहता है। ठीक, तो हम ऑप्शन करेंगे एलिमिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यार, ओलिव रिडली टर्टल। ये तो बहुत छोटा कछुआ होता है, आपने देखा भी होगा टीवी में। उड़ीसा में जो कोस्ट है वहाँ पे वो मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। अब मेरे पास बचा दोस्तों 3 ऑप्शन। ठीक है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन जब टफ हो थोड़ा, अब ये सब उतना किसको जानने का, ये छोटा छोटा चीज़ है ना, तो आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि यार कि बाकी ऑप्शन में से कोई आंसर हमको नहीं दिख रहा है, तो या आपको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप ऑप्शन ए की तरफ जो है मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा लेदर बैक टर्टल। ठीक है, तो लेदर बैक टर्टल सबसे बड़ा है टर्टल, ऐसे भी याद कीजिए। उसके बैक में क्या लगा हुआ है, लेदर लगा हुआ होगा, तो कोई उसको खाता नहीं होगा, खाएगा नहीं कोई जानवर, तो क्या होगा, वो बचा रहेगा और सबसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ऐसे ट्रिक अभी करके बना के याद कर सकते हैं। लेदर बैक टर्टल होगा, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफ़र। तो इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफ़र से आप क्या समझते हैं? देखिए, फिजिकल ट्रांसफ़र अगर आपको पता है, फिजिकल ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेंटर के पास जो भी पैसा आता है दोस्तों, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे वो सेंटर को पैसा क्या देती है, बांटती है। तो सेंटर के पास जो भी टैक्स से कलेक्ट होता है पैसा, वो आप पैसा किसको बांटती है, राज्यों को बांटती है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल ट्रांसफ़र मतलब क्या होगा कि पैसा जब सेंटर राज्यों को बांटेगी, तो उसमें इकोलॉजी एक पैरामीटर रखेगी। मतलब ये देखेगी कि अच्छा, झारखंड में इतना नेशनल पार्क है, बिहार में नेशनल पार्क की संख्या कम है, मतलब झारखंड को इकोलॉजी बचाने के लिए, वहाँ की इकोलॉजी बचाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इकोलॉजी जहाँ पे एक पैरामीटर होता है पैसा बांटने में सेंटर से स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल फिजिकल ट्रांसफ़र। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो आपका किस में है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल इंडिकेटर। इसका आंसर होगा डी। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है, तो क्योंकि मैंने ये भी बताया कि ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ना। इट इज़ ए मेथोडोलॉजी टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ
कॉमर्शियली मार्केटेड गुड्स। बोल रहा है कि ये इस तरह का एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग जो बनाते हैं तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये सब। तो देखिए एक तो बोल रहा है कि ट्रांसफ़र मतलब है कहीं ट्रांसफ़र वर्ड यूज होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र वर्ड यूज है, ठीक है। बाकी में कहीं ट्रांसफ़र वर्ड नहीं यूज है। लिखा है कंपेंसेशन किसी को कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र थोड़ी कर रहे हैं भैया। ट्रांसफ़र मतलब होता है तो उसका अधिकार है, तभी तो अब दिया जा रहा है उसको पैसा, है कि नहीं। तुम्हारा होगा डी, ठीक है। ये बोल रहा है कि इट इज मेथड टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन बेस्ड ऑन व्हाट पीपल आर रेडी टू स्पेंड। ये कोई बात नहीं हो गया, इसमें सरकार के द्वारा किया जा रहा है कुछ, तभी तो फिस्कल लिखा हुआ है। फिस्कल माने गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं तो कौन बनाती है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बनाती है ना, राजकोषीय नीति। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के बारे में, नेचुरल मतलब प्राकृतिक फार्मिंग। प्राकृतिक फार्मिंग अच्छा चीज़ होता है ना दोस्तों, ठीक है। अच्छा चीज़ होता है मतलब पॉजिटिव है, मैंने बताया तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होता है। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइव स्टॉक विद द फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। बोल रहा है कि एक ऐसा कृषि करने का जरिया जहाँ पे फसल, पेड़ पौधा, जानवर वानवर सबको एक साथ जो है ग्रो करते हैं। सही है, वही उसी को प्राकृतिक, जैसे पुराने समय में आर्यन वार्यन लोग करते थे कि खेती भी करते थे, पेड़ पौधा भी लगाते थे, जैसे पुराने लोग जैसे करते थे खेती, है कि नहीं। गांव देहात में अभी भी होता है नेचुरल फार्मिंग। अच्छा, नेचुरल फार्मिंग इज प्रमोटेड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। बोल रहे नेचुरल फार्मिंग को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि। देखिए दोस्तों, नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। तो आपको पता है नेचर को प्राकृतिक बोलते हैं, तो ये मतलब सही है। इसमें परंपरागत मतलब परंपरा से जो चल रहा है, मतलब प्राकृतिक से चीज़ चल रहा है, ये सही है। तो दूसरा भी मेरा सही है लॉजिक अनुसार। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर नेचुरल फार्मिंग। अगर दोस्तों पता है कि अगर किसी भी चीज़ का कि ये आपका फैक्ट रूप से सही है, हिस्ट्री को छोड़ दीजिए। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे याद रखिएगा, जब आपको नहीं पता है ना फैक्ट, तो फैक्ट जो होता है वो सही होता है हिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें फैक्ट जब भी रहेगा, अगर आपको पता है कि यार ये तो इसका है, तब आप सही मारिए। अगर नहीं पता है तो उसको आप गलत कीजिए। लेकिन हिस्ट्री में अगर आपको पता है कि यार ये इसका नहीं पता है, मुझे क्या आइडिया लग रहा है नहीं, तो आप मान के चलिए कि वो सही होगा, क्योंकि हिस्ट्री आपको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कितना गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट है तो उनके बारे में तो सब लगभग पढ़ ही लेता है, लेकिन कोई पूछ दिया ऐसा आदमी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उनके बारे में उतना लोग नहीं पढ़ते, तो उनके बारे में क्या होगा कि लगा तो क्या होगा, बाकी स्टेटमेंट को भी सही मान के चलेंगे जब तक ये नहीं पता है कि वो वाला काम ये नहीं किए हैं तब, ठीक है, तब तक। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से समय सबसे ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग का एरिया है, ये बोला है। आपको पता है क्या, नहीं पता होगा, इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, मतलब ये गलत होगा, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा दोस्तों 1 और 2, क्योंकि मुझे करेक्ट पूछा, गुला कर दीजिए तो ए होगा, ठीक है। 3 का होगा ए। तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे होता है दोस्तों, मोदी जी के घर में, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, नेचुरल फार्म। ऐसे याद कर दिए, मोदी जी को नेचुरल चीज़ पसंद है तभी तो खिचड़ी विचड़ी खाते हैं ना। चलिए तो जोक साइड में, तो इसका आंसर होगा गुजरात, तो इसका होगा ए 1 और 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए पूरा डिस्कशन हिंदी में आएगा, ठीक है, रात के 12-1 बजे, तो टेंशन मत लीजिए, वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ मिक्स करते हैं तो कुछ बच्चे को बोलते हैं कि नहीं सर मुझे हिंदी में डिस्कशन चाहिए, जबकि मैं हिंदी में बताता हूँ, तो उनको पूरा हिंदी में डिस्कशन 12-1 बजे अलग से आएगा, तो आराम से आप वो जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बोल रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन से आप क्या समझते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता है क्या होता है, कि जैसे कि सक्सेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपके दादा थे तो आपके पापा हुए, फिर आप हैं, फिर आपके मतलब जो बच्चे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेशन। उसी तरह इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण का, मतलब इन्वायरमेंट का जो होता है उसका सक्सेशन, ठीक है, इकोलॉजी का। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई पत्थर होगा, पत्थर पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मिट्टी बना होगा, कोई छोटे छोटे जान आएंगे, मतलब छोटे छोटे जीवाणु ये सब आएंगे, कीटाणु। उसके बाद ये इसे मिट्टी बन जाएगा, टुकड़ा हो गया। मिट्टी से क्या होगा, घास बनेगा छोटा सा, घास से क्या होगा, बड़ा सा पेड़ बनेगा। तो ये सक्सेशन है। तो जब जो सक्सेशन पत्थर से शुरू होता है, बेयर रॉक से, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक। सेकेंडरी, दूसरा सक्सेशन होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब वो पत्थर से शुरू नहीं होगा, क्या हुआ होगा कि पूरे
किसी भी फेज में आग लग गया होगा, चाहे पेड़ में ही आग लग गया पूरा तो पेड़ ख़त्म हो गया जल के, या घास में आग लग गया, है ना, तो उसके बाद सक्सेशन यहाँ से शुरू नहीं होता है, वो बीच से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो सक्सेशन शुरू से ही शुरू हुआ, पत्थर से शुरू हुआ है, तो उसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन कुछ कारण से अगर कुछ कहीं डिस्टर्बेंस हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, उसके बाद सक्सेशन जो शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, चलिए आप पढ़िए। तो प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स ओवर ए बेरन एरिया विच यूजुअली लैक्स टॉप सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। बोल रहा है कि ये बेयर पत्थर पे होता है, नंगे पत्थर पे, जहाँ पे पहले मिट्टी नहीं था। सही बात है, पत्थर था पहले, मिट्टी तो बाद में बना है ना, तो ये एकदम सही है, हम पूछ रहे हैं करेक्ट। फिर द रिकोलोनाइजेशन ऑफ एन एरिया डैमेज्ड बाय अ फायर इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। बोल रहा है कि जहाँ पे जो है आग लग जाता है, फिर दोबारा से वहाँ पे अगर कुछ ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। भैया ये तो हम लोग सेकेंडरी में एग्जांपल दिया ना, कि पेड़ वेड़ में कहीं आग लग गया, बाढ़ आ गया, तो इसलिए ये गलत होगा। बोल रहा है इस ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज, तो हमारा दूसरा अगर गलत है तो ये मेरा गया, ये गया। ठीक है, अब तीसरा चेक करना है। इस ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड ए सीरियल कम्युनिटी। तो देखिए दोस्तों, एक कम्युनिटी जैसे घास था, घास को रिप्लेस करके क्या आएगा, पेड़ आया, पेड़ को रिप्लेस करके क्या आएगा, बड़ा सा पेड़ आएगा, है ना। तो जो एक एक कम्युनिटी जो दूसरे को रिप्लेस कर दिया, ये कम्युनिटी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेरे। क्या बोलते हैं, सेरे। ठीक है, या सेरल कम्युनिटी, ये एकदम सही है। ठीक, और जो शुरू में ऑर्गेनिज्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पायनियर स्पीसीज, पायनियर स्पीसीज। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीसीज, क्लाइमेक्स। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, सेरे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, शुरू वाले को बोलेंगे पायनियर और लास्ट को बोलेंगे क्लाइमेक्स और बीच वाले को सेरे। ठीक है, करेक्ट होगा तो 1 और 3, हम लोग जाएंगे 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन 1988 ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक, तो बोल रहा है कि नॉर्मन मायर्स ने जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कुछ कथन है वो देखते हैं। बोला फॉर ए प्लेस टू बी डिक्लेयर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट शुड हैव एटलीस्ट 1500 इंडेमिक एनिमल स्पीसीज। बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए 1500 वहाँ का 1500 जानवर वैसे होने चाहिए जो इंडेमिक हो। इंडेमिक मतलब जो वहीं पे मिले। ठीक है, उसको इंडेमिक बोलते हैं। जैसे देखिए एशियाटिक लायन। ठीक है, आपको पता है एशियाटिक लायन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अभी कहाँ पे मिलता है, गिर में, और कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो एशियाटिक लायन इंडेमिक है कहाँ पे, गिर में। उसी तरह आपने सुना होगा पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग एक छोटा सा क्या होता है, पिग होता है, सुअर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलता है, असम में। तो असम में क्या है, ये इंडेमिक है। ठीक है, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर एक तरह का बकरी होता है, वो कहाँ पे मिलता है, नीलगिरी में, इसलिए वो क्या है, इंडेमिक। उसी तरह बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी अगर हॉटस्पॉट होना है तो 1500 उसको जानवर वहाँ पे इंडेमिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है द सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इंडो बर्मा आर द ओनली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या आपको पता है कि इंडेमिक होना चाहिए और 1500। देखिए कितना सारा डेटा दिया है, एक दिया है 1500। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि एनिमल होना चाहिए इंडेमिक। 2 डेटा है। अगर आपको पता है दोस्तों कि अगर क्या सही में है क्या 1500, तो क्या ये प्लांट होगा, क्या एनिमल होगा, तो अगर आपको पता है तो आप तो सही मारिए, लेकिन नहीं पता तो आप इसको काट दिए क्रॉस, है ना। ठीक है, तो एनिमल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है प्लांट। प्लांट वहाँ पे होना चाहिए 1500 के आसपास, और भी कैसा, इंडेमिक। ठीक है, ये बोला था नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है ना, तो इसको नॉर्मन मेयर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर एक संस्था है, NGO है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, उसने 2 क्राइटेरिया दिया था। एक दिया था ये वाला 1500, और बोला था कि वहाँ पे जो डैमेज होना चाहिए दोस्तों, वो डैमेज ठीक है, ऐसा डैमेज होना चाहिए जो कम से कम 30% वहाँ पे उसको खतरा हो गया, जानवर मतलब वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होगा उसमें से 30% क्या हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा, तभी हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। एक तो 1500 प्लांट होना चाहिए जो वहीं मिले, और दूसरा 30% वो डैमेज हो जाना चाहिए। ठीक बोल रहा है कि सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट है, और इंडो बर्मा है, सिर्फ वही 2 है इंडिया में। तो देखिए ये बताइए कि साउथ इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक है ना। जो चीज़ इक्वेटर के नज़दीक होगा मतलब बायोडाइवर्सिटी वही बहुत होगा। तो ये बताइए क्या अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर इंडिया में हुआ होगा तो क्या साउथ इंडिया को नहीं कवर करेंगे। वेस्टर्न घाट में तो आपने पढ़ा कि दुनिया भर का चीज़ होता है, नए नए चीज़ निकलते रहते हैं, नए नए पेड़ पौधा। तो अगर हम इंडो बर्मा को कर दिए, इंडो बर्मा ये है, इंडिया बर्मा,
और सुंडालैंड, सुंडालैंड मतलब दोस्तों अंडमान निकोबार, ठीक है। सुंडालैंड मतलब बोलते हैं टेंटेटिव, सुंडालैंड में हम लोग बोलेंगे किसको, जो है इंडोनेशिया वाले पार्ट को, है ना। तो निकोबार जो होता है इंडिया में वो सुंडालैंड में होता है। तो ये होगा, तो ये तो है, ये ठीक है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन क्या वेस्टर्न घाट होना चाहिए, है ना। तो वेस्टर्न घाट दिया है क्या, नहीं दिया है, इसको काट देंगे। तो करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे जो दोस्तों डी, नाइदर 1 नॉर 2। याद रखिएगा 1500 के प्लांट है और 30% डैमेज हो जाना चाहिए, तभी हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको जो है कंजर्वेशन, ये क्या डिक्लेयर किया जाता है उसको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इंडिया में जो है दोस्तों 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक सुंडालैंड जिसमें आता है जो है इंडोनेशिया, प्लस इंडिया का जो आता है वो आता है आपका क्या आता है, निकोबार, ठीक है। दूसरा है वेस्टर्न घाट जिसमें आपका जो है श्रीलंका भी आ जाएगा। और तीसरा आपका इंडो बर्मा, ठीक है, जिसमें आपका म्यांमार वाला नॉर्थ ईस्ट का एरिया आएगा। असम नहीं आता है, याद रखिएगा असम नहीं आता है इंडो बर्मा में। और चौथा आता है हिमालय, हिमालय मतलब पूरा हिमालय, समझ में आया। चलिए, मतलब पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार जो है सब में। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमिट मिशन लॉन्च्ड बाय द नासा। तो नासा ने एमिट मिशन लॉन्च किया जिसका जो है मतलब क्या है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले टू रिटर्न है सैंपल ऑफ क्रिस्टल मटेरियल फॉर स्मॉल नियर अर्थ एस्टेरॉयड। बोल रहा है अर्थ के जैसा जो एस्टेरॉयड है उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल अर्थ को सैंपल को मिल जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर आइडिया लग रहा है तो कुछ आप कर सकते हैं, नहीं है ना। उसके बाद है टू मैप द प्रिवेलेंस ऑफ की मिनरल्स इन डस्ट प्रोड्यूसिंग डेजर्ट ऑन अर्थ। अर्थ में जो डस्ट जहाँ जहाँ है वहाँ से हम लोग मिनरल्स को हम लोग खोजने की बात बोल रहे हैं। तीसरा है ऑर्बिट एंड स्टडी प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर के लिए एक मिशन है, उसको बोलते हैं ये, ठीक है। दूसरा है कि सैटेलाइट के लिए जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड करना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। एक तो ये है कि दोस्तों देखिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में जो है सैटेलाइट इंटरनेट ये कुछ जम नहीं रहा है, अच्छा चीज़ नहीं है यार, ठीक है। जुपिटर के लिए जूनो मिशन है, ठीक है, जूनो मिशन, तो ये तो भी गया, ये भी गया। उसके बाद है अर्थ जैसा से एस्टेरॉयड से हम लोग सैंपल लेके आना है, एमिट। और दूसरा है मिनरल्स को ढूंढना है जो डस्ट जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे, है ना। तो 2 और 3 में, 1 और 2 में आप गेस कर सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी। तो नासा ने एक एमिट मिशन लेके आया है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ही है दोस्तों मिनरल डस्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सरफेस मिनरल डस्ट, अर्थ का जो मिनरल डस्ट है जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं डस्ट वाले एरिया में वहाँ पे इसको खोजना उसका काम है, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसके बारे में पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस भी किए थे ISS के बारे में, ठीक है। तो ISS में इसको लगाया गया है, ठीक है, एमिट वाला सैटेलाइट, ठीक है। ये एक तरह का जो है समझ लीजिए कि एक टेलीस्कोप या एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो फ़ोटो खींच के बताएगा कि अच्छा जहाँ जहाँ डस्ट है क्यों वहाँ डस्ट एमिट हो रहा है, कौन कौन सा मिनरल वहाँ मिल रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का होगा बी। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द मैप। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है दोस्तों, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी रिच बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। देखिए इंडिया में 18-19 बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, 18 के आसपास में। कितने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का मैप के अंडर है, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो मैप के अंदर वो सारे बायोडाइवर्सिटी को रहते हैं जहाँ पे आदमी, ठीक है ना, और जो बायोडाइवर्सिटी दोनों एक मतलब हारमोनियस रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो 18 में से 12 ही है अभी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। तो अगर आपको नाम याद करना है तो आप ये याद कर लीजिए कि कौन सा नहीं है, क्योंकि 12 को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आप 6 को याद कर लीजिए, है ना। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों 1 और 2 ही है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका नहीं है, और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व वो नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों किस राज्य में है, अगस्तमलाई कहाँ पे है और पन्ना कहाँ पे है, ठीक है। और ये बताइएगा कि जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कौन सा जानवर है जो फेमस मिलता है, ठीक है। तो ये बताइए कि पन्ना में कौन सा फेमस मिलता है। अगस्तमलाई कहाँ पे है, तो केरला में है, ठीक है ना। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में दोस्तों है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जो पूछा है वो होगा 1 और 2, ठीक है। अगस्तमलाई एंड पन्ना वो जो है यूनेस्को का मैप के अंदर है, बाकी नहीं है, ठीक है। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि पचमढ़ी है,
नंदा देवी है, सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक है, सिमलीपाल नोकरेक है, सिमलीपाल है, अचानकमार, अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, कंचनजंगा, पन्ना एंड अगस्तमलाई। ठीक, तो करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 होगा, अगस्तमलाई एंड पन्ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स को हिंदी में बोलते हैं मोटे अनाज। उसका फ़ायदा तो कि मोटा अनाज बहुत अच्छा चीज़ है ना, पुराने समय से खाया जा रहा है, मतलब इसका जो बेनिफिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक, बोला दे आर ग्लूटेन फ्री एंड कैन बी कंज्यूम्ड बाय सेलिएक डिजीज पेशेंट। बोला जिस आदमी को बीमारी है सेलिएक का वो इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, तो सही बात है, ग्लूटेन उससे जो गेहूँ होता है दोस्तों उसमें ग्लूटेन रहता है ना, इसलिए गेहूँ भी खाने ज़्यादा एक्सेस में मना करते हैं। लेकिन मिलेट्स में ग्लूटेन कम होता है, फ्री होता है, इसलिए इसको सेलिएक डिजीज वाले भी खा सकते हैं। एकदम सही है, पॉजिटिव का होगा पॉजिटिव। ठीक है, सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। बोला दे आर हाईली अडेप्टेड टू दोस्तों तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, है ना, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है लेकिन ठीक है, पढ़िए। चलिए, दे आर हाईली adapted to a wide range of ecological condition and thrive well in rain fed and arid climate। बोल रहा है कि पूरे क्लाइमेट में ये जो है अडाप्ट कर लेते हैं, और रेन फेड जहाँ पे सूखे एरिया होता है वहाँ पे ये होते हैं। ठीक है, मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी ये कहाँ होता है दोस्तों, सूखा एरिया में। ये भी इसका बेनिफिट ही बता रहा है, पॉजिटिव चीज़ बता रहा है। बोला उसका ग्लिसमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लिसमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि इससे डायबिटीज़ नहीं होता है, डायबिटीज़ वाले लोग भी इसको खा सकते हैं। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव बता रहा है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होगा तीनों, तो हम जाएंगे करेक्ट आंसर तो 1, 2 एंड 3, तो 8 का आंसर होगा डी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वेटलैंड। वेटलैंड के द्वारा क्या क्या हम लोग जो है पर्यावरण जो इकोसिस्टम होता है ना, वो हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वेटलैंड क्या है दोस्तों, अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि नहीं, तो इसका पॉजिटिव चीज़ अच्छा होगा। तो बोल रहा है कि इससे जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसको वो फिल्टर करता है और साफ़ सुथरा कर देता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। ठीक है, दिखा रहा है। न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करता है, ये भी पॉजिटिव है। क्लाइमेट चेंज को कम करता है, ये भी सही है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, ये भी सही है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव जो है दोस्तों सब सही होगा चारों। अब करेक्ट पूछा है तो 1, 2 एंड 3, 4, तो 9 का होगा डी। अगला देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इकोफिन। इकोफिन क्या होता है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई भी जानवर होता है दोस्तों, तो जब उसको नया इन्वायरमेंट में वो आता है तो उसके कारण क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ चेंज होता है टेम्परेरी। तो जब वो फिर से सुनिए, कोई भी जानवर है या कोई भी पेड़ पौधा है, जब वो नया इन्वायरमेंट में आएगा तो उसके बॉडी में कुछ चेंज होता है। तो उस चेंज को 2 टाइप से देखते हैं। एक चेंज जो हमेशा उसमें रहेगा, मतलब जैसे कि कोई चेंज हुआ वो हमेशा उसमें रहेगा, चाहे इन्वायरमेंट रहे या ना रहे नया इन्वायरमेंट। और कुछ जानवर में जो पेड़ पौधा में जो चेंज होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, अगर वो नॉर्मल से अगर वो जानवर अपने इन्वायरमेंट में चला गया, इस इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में चला गया, तब जो चेंज होता है वो चेंज क्या होता है, नहीं ख़त्म हो जाता है। तो कुछ चेंज परमानेंटली रह जाता है, कुछ चेंज नहीं रहता है। तो जो परमानेंटली रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इको टाइप, जो उसमें परमानेंट रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। और जो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोफिन। समझ में आया? तो देखिए, इट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स और फिनोटाइप कैन इन ऑर्गेनिज्म व्हेन इट अराइव्स इन ए न्यू इन्वायरमेंट। जब न्यू इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकोफिन। और जब वो लंबे समय के लिए जाता है तो उसको वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या बोलता है, इको टाइप। तो क्या होगा, इकोफिन। पहली बार जाएगा इकोफिन, और वही जब लंबे समय तक चेंज रह जाएगा उसके बॉडी में तो हम लोग बोल देंगे इको टाइप। ठीक है, तो 10 का आंसर होगा डी। ठीक है, 11 का देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस। लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रोस के बारे में आपका है। तो देखिए, अल्बाट्रोस एक क्या होता है दोस्तों, पक्षी। और ये कहाँ रहता है, क्या आपने इसको कभी सुना है, इसका नहीं सुना होगा। क्योंकि इंडिया में जो है मिलता ही नहीं था ये। ठीक है, कहीं नहीं मिलता था ये। कहाँ मिलता है, ठंडे एरिया में, अंटार्कटिक में मिलता है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। और ये समुद्री पक्षी है, समुद्र में जो है वो जिससे उसका खाना पीना जो है सब चीज़ समुद्र में ही है। तो बोल रहा है ठंडे एरिया में रहता है, समुद्र पक्षी। ठीक है, इट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन जो है इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तभी तो पूछा क्वेश्चन कि पहली बार देखा गया होगा, तभी तो पूछा। ठीक है, ये भी लगभग सही है। बोल रहा है कि ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, नियर थ्रेटेंड वो जानवर होता है जिसको खतरा जो होता है वो थोड़ा कम होता है ना।
तो ठीक है, अगर अंटार्कटिक में है तो कौन इसको कुछ डैमेज करता होगा, वैसे भी अंटार्कटिक में हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट से बचा रहे हैं उसको, है कि नहीं। तो ये भी लगभग क्या होगा, सही। ठीक है, तो 1 2 और 3, ठीक है, तो 11 का होगा डी। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो हमने बताया था इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब सीधा पिरामिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, सीधा और उल्टा, मतलब सबसे नीचे होगा जो भी रहेगा प्रोड्यूसर, सबसे कम रहेगा, उसके बाद तो और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और इसको टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मतलब पिरामिड। और ये अगर सीधा होगा तो इरेक्ट बोलते हैं और अगर उल्टा होता है तो वो बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखो, बोल रहा है इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बोल रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड से हमें पता चलता है कि जो स्पीसीज होते हैं सेम स्पीसीज उसका नंबर। तो देखिए इसमें हम लोग मैंने बोला प्रोड्यूसर, मैंने कभी बोला कि पेड़ पौधा नहीं, इसमें मैंने बोला प्राइमरी कंज्यूमर, मैंने एक जानवर का नाम नहीं बोला। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सिर्फ इतना पता चलता है दोस्तों कि एक टाइप का जो जानवर होता है, जैसे मतलब वो खाते क्या है, जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो जितने चीज़ खुद खाना बना सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे कोई अलगी हो, चाहे कुछ भी हो। और उसी तरह उसको जो खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे पेड़ पौधा को बकरी खाए, चाहे जानवर खाए, या कोई चूहा हुआ खा ले। ठीक है, तो सभी किस में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। तो एक टाइप का खाने वाले का हम लोग रखते हैं, ना कि एक स्पीसीज का। ठीक है, जैसे बकरी है, गधा है, सब नॉन वेज, सब वेजिटेरियन है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यहाँ दूसरे लेवल पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट पेड़ पौधा खा रहा है। ठीक है, तो एक टाइप का स्पीसीज का नहीं रखते हैं, एक टाइप के खाने के जो खाते हैं उसके ग्रुप को रखते हैं, चाहे वो एक स्पीसीज का हो, चाहे वो गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे गधा हो। ये तो ये गलत हो गया। दूसरा, इन ग्रासलैंड एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम इट इज स्पिंडल शेप्ड। तो देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ कि नीचे में क्या रहेगा, ग्रास। अब पता है आपको घास बहुत ज़्यादा होता है, और जो बकरी खाती है वो कम होती है। उसके बकरी कौन खाता है, शेर, वो शेर और कम होता है। तो इस तरह का जब पिरामिड बन रहा है, मतलब घास बहुत ज़्यादा है, बकरी जो है वो कम है और शेर वेर और कम है, तो ये सीधा हुआ ना। तो बोल रहा है कि स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप का मतलब समझते हैं कि स्पिंडल मतलब ये हुआ स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल मतलब बेलना, ये स्पिंडल हुआ। ऐसा नहीं बना ना हमारा, कैसा बना, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो समझ गए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो हुआ नो मेरा कैसा हुआ, सीधा। ठीक है, स्पिंडल नहीं हुआ। स्पिंडल मतलब होता है कि शुरू में बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम। दोस्तों एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, आपको पता है बहुत सारा वहाँ क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है बताइए, छोटा छोटा मछली बहुत होता है और शार्क वार्क कम होता है। और उसको भी जो सबसे जो फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, जो पेड़, देखिए जो समुद्र होता है वहाँ भी तो छोटे छोटे जीव जंतु रहते होंगे ना। तो छोटा जीव जंतु का संख्या क्या रहता है, बहुत कम। देखिए जितना बड़ा एरिया है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इतने में क्या रहेगा, छोटे छोटे जानवर जो फाइटोप्लैंक्टन है। जो उसके बाद जो और छोटी मछली होती है उससे बड़ी, वो कम रहती है। फिर जो और बड़ी मछली होती है और कम रहती है। वेल रहता है, शार्क रहता है, वो और कम रहता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी मेरा कैसा पिरामिड बन रहा है दोस्तों, सीधा, है ना। तो बोल रहा है स्पिंडल शेप नहीं बन रहा है, ना तो ग्रासलैंड में ना तो एक्वाटिक में। बोल रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट होता है क्योंकि बड़े ट्री प्रोड्यूसर्स होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, तो एक पेड़ है तो वो क्या है दोस्तों, प्रोड्यूसर है ना, फल वल दे रहा है तो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो पेड़ कितना रहेगा, एक रहेगा पेड़, मतलब बहुत छोटा एरिया रहेगा, मतलब एक ही तो है, संख्या कम है ना, हम लोग नंबर देख रहे हैं ना, नंबर देख रहे हैं। तो पेड़ का जो एक संख्या कितना, एक। उसके बाद मतलब एक पेड़ है, चलिए एक पेड़ है, ठीक है। उसके बाद पेड़ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे चिड़िया बहुत रहेगा, बहुत सारा चिड़िया रहेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा चिड़िया रहेगा ना। तो अगर देखेगा तो कैसा बना मेरा, ऐसा बना पिरामिड। उसके बाद ये जो चिड़िया है दोस्तों उसको कौन खाएगा, चील बाज खाएगा। तो चील बाज की संख्या बहुत कम होगा, तो कैसा बना पिरामिड, ऐसा। तो स्पिंडल शेप्ड जो मेरा बन रहा है दोस्तों, वो कहाँ पे बन रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बन रहा है ना, अपराइट नहीं है। हाँ कैसा बना, स्पिंडल। तो ये गलत कर दिया। देखिए यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन इंटरचेंज। आपको दिख गया कि ग्रासलैंड और एक्वाटिक में जो अपराइट बनता था तो वहाँ पे ये दे दिया स्पिंडल। स्पिंडल कहाँ बना था, फॉरेस्ट। तो देखें इसी को बोलते हैं ऑप्शन इंटरचेंज करना। ठीक है,
तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको नॉलेज लगते जाएगा कि किस तरह से जो है ऑप्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए इस कोर्स के साथ आपको जुड़ना जरूरी है, तभी आपको आइडिया लगते जाएगा और आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का हो दोस्तों या वो ईपीएफओ का है। टेंशन मत लीजिए, बस आप बने रहिए इस कोर्स के साथ। ठीक है, बोर्ड एक्वाटिक इकोसिस्टम में अपराइट होता है। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैंने बताया था कि अभी इसे देख के बता दिया ना कि बहुत छोटे छोटे मछली होते हैं, फिर उससे कम होता है बड़ी मछली, फिर उससे कम होता है और बड़ी, और सबसे शार्क। तो इसका हो जाएगा 12 का डी। ठीक है, अगला बोल रहा है बुगुन लियो चिचला, बुगुन लियो चिचला रिसेंटली सीन इन द न्यूज, वो उसके बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो सीजनली जो है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। ठीक, उसके बाद है कि इट फर्स्ट बर्ड था जो भारत के आज़ादी के समय से जो है इंडिया में मिला। ठीक है, पहला बर्ड था जो आज़ादी के बाद इंडिया में मिला। उसके बाद अगला दोस्तों कि इट हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ बुगुन कम्युनिटी। बोल रहा बुगुन कम्युनिटी के जो है उसके ऑनर में जो है ये बर्ड का नाम जो है रखा गया है। तो पहला तो ये ध्यान देना है दोस्तों, क्या ये माइग्रेटरी बर्ड है पहला, है ना। तो देखिए ये माइग्रेटरी बर्ड तो नहीं है। ठीक है, अगर माइग्रेटरी बर्ड होता तो बुगुन कम्युनिटी के नाम पे भैया क्यों इसको रखता है, ये भी लॉजिक समझिए। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी बर्ड नहीं है दोस्तों, ये जो है इंडिया में ही मिलता है, देसी बर्ड है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत है, पहला गलत ये और ये गया। ठीक, तो बोल रहा है पहला बर्ड था भारत में जो इंडिया में मिला आज़ादी के बाद। ठीक है, मिला होगा, क्या आपको पता है कि ये वाला चीज़ नहीं है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ऐसे ही यूपीएससी करता है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड ये की वर्ड है। देखिए कि अभी एक तरफ माइग्रेटरी लिखिए, फिर लिख दिया कि यार ये सीजनली फाउंड, सीजन में मिलता है कि नहीं। तो और उसी तरह बुगुन कम्युनिटी के नाम पे रखा गया। तो ऐसा होगा क्या कि बाहर वाला चीज़ को इंडिया के नाम पे रख देंगे, नहीं रखेंगे ना। जैसे साइबेरियन क्रेन है, तो साइबेरियन क्रेन को ऐसा थोड़ी कि इंडिया वाला कुछ अपने नाम से नाम रख देगा, नहीं रखेगा ना। साइबेरियन क्रेन मतलब क्या कि साइबेरिया के नाम पे रखा गया है। एशियाटिक लाइन गिर बोलते हैं, गिर फॉरेस्ट, है ना। तो इंडिया में गिर फॉरेस्ट मिलता है इसलिए उसको गिर रखे। जैसे नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्विरल, वो नाम दफ़ा में मिलता है इसलिए नाम दफ़ा रख दिया। तो जहाँ मिलेगा तो वहीं के तरह नाम पे रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि रख देंगे एनाकोंडा और बोलेंगे कि इंडिया में मिलता है ना। चलिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ठीक है ये सही है, बुगुन कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसके नाम पे इसको रखे। तो करेक्ट पूछा है तो हमारा हो जाएगा 2 और 3, तो हो जाएगा 13 का बी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रम एस विकेएस रॉकेट। तो उसके बारे में बोल रहा है कि इसको डिजाइन किया इसरो ने मिशन प्रारंभ के अंदर। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए विक्रम एस जो है एक तरह का रॉकेट है, इसको बनाया गया था प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। ठीक है, हमको पता है कि इंडिया में इसरो ही है जो बनाती है सैटेलाइट और रॉकेट ये सब। तो प्राइवेट लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने मिशन प्रारंभ किया, जिसमें हम लोग प्राइवेट प्लेयर को बोलेंगे ठीक है आप जो है रॉकेट वॉकेट बनाइए और लॉन्च करवाइए, आप लोगों को कुछ बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो विक्रम एस उस तरह का एक रॉकेट है, इसरो के द्वारा जो है बनाया गया है मिशन प्रारंभ के अंडर। 14 का देखिए बोल रहा है, एक तरफ तो बोल रहा है, देखिए मिशन प्रारंभ किस में था कि प्राइवेट प्लेयर, और बोल रहा है इसरो, तो ये गलत होगा। प्रारंभ मतलब क्या कि प्रारंभ करवाया जा रहा है ना, ऐसे ही कर दिया, बोल रहा है इसरो बनाया। ठीक, बोल रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट जो होते हैं छोटे छोटे, उसको लॉन्च करने के लिए जो है ये भी कर सकता है, साथ ही साथ हैवियर पेलोड को भी वो ले जा सकता है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं उससे ज़्यादा भारी भारी सामान ये ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14 का आंसर होगा जो दोस्तों पहला गलत है, क्योंकि इसरो ने प्राइवेट प्लेयर के लिए जो है मिशन प्रारंभ के अंदर इसको लॉन्च करवाए हैं, है ना। और बड़े बड़े सेटेलाइट को ले आने का इसका पास क्षमता है, तो जो 14 का आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए वल्चर। वल्चर गिद्ध के बारे में क्वेश्चन है। द वल्चर आर नॉट रेसिडेंट वल्चर्स बट विंटर विजिटर वल्चर। बोल रहा जो भी वल्चर यहाँ पे दिया गया है वो जो है भारत में नहीं रहते हैं, वासी नहीं है, बल्कि ठंडी में आते हैं। बोल रहा है IUCN में लिस्ट कंसर्न है। उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 4 में कौन सा वल्चर बारे में बोला गया है, तो मैंने आपको बता देता हूँ। रेड वल्चर इंडियन एक नाम रहेगा, उसके बाद सिलेंडर और एक होता है पाइप्ड, याद रखिएगा। मैं ऐसे याद किया था, रेड इंडियन सिलेंडर पाइप, रेड इंडियन सिलेंडर पाइप, रेड इंडियन सिलेंडर पाइप। ये दोस्तों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड इंडियन सिलेंडर पाइप जो है याद रखिएगा, रेड इंडियन सिलेंडर पाइप ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ठीक है, रेड इंडियन सिलेंडर और जो है ऐसे करके है, पाइप्ड वल्चर है। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड भी बोलते हैं, वो सब क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो जहाँ भी आपको रेड लिखा है या ये जो दोस्तों आप उसको क्या करिए क्रिटिकली इंडेंजर, क्योंकि यहाँ बोला है क्या
लिस्ट कंसर्न नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर। सिलेंडर भी हटाइए। अब मेरे पास 2 वल्चर बचा, एक यूरेशियन बचा और एक बचा इजिप्टियन। इजिप्टियन मतलब कहाँ, इजिप्ट कहाँ है, गर्मी वाला एरिया में। तो गर्मी वाला एरिया में तो वो ठंडा में थोड़ी ना आएगा। कोई बोल रहा है ना यहाँ पे देखिए कि विंटर में आता है। विंटर में क्यों आता होगा, क्योंकि विंटर में उस एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, है ना। इजिप्ट में अगर ठंड पड़ेगा तो गिद्ध को तो आसानी होगा ना, क्योंकि इजिप्ट में दुनिया भर का गर्मी रहता है, ठीक है। अभी देखिए इंडिया में गर्मी होता है तो हम लोग ठंडा में भागते हैं, कहाँ भागते हैं, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो गर्मी वाला एरिया छोड़ के जम्मू में जा रहा है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो इजिप्ट में जो कंडीशन होता है दोस्तों वही आपका इंडिया में रहता है, दोनों गर्मी वाला एरिया, ठीक। तो कोई एरिया उस एरिया को छोड़ के भागेगा जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। तो यूरेशियन ग्रिफन वल्चर, जो यूरेशिया मतलब यूरोप के और एशिया का जो पार्ट है, रसिया वाला, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वो वल्चर ठंड में भागते हैं वहाँ से, ठीक है। और वो क्या है, लिस्ट कंसर्न है, ठीक। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी, ठीक है। तो ये दोस्तों आज पार्ट 1 था डीपीपी का, ठीक है। पार्ट 2 जो है जल्दी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, और हिंदी मीडियम के लिए रात के 12-1 बजे तक पूरा डिस्कशन जो है हिंदी में आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे भी भरपूर फ़ायदा इससे उठा पाएंगे। आप देख रहे थे डीपीपी इन्वायरमेंट का राहुल बर्नवाल के साथ, जो ईपी फॉर्म सिलेक्टेड ऑफिसर है, साथ ही साथ उसने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। आज आपका अकाउंटिंग का भी लेक्चर आएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, और सीसेट का भी लेक्चर जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहेगा। अब लेक्चर डेली आएगा, क्योंकि मैं घर से आ चुका हूँ और जो है तबीयत ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। आप लोग के जो आप लोग जो प्रे किए हैं तो उससे भी जल्दी रिकवर हो रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लेक्चर लग रहा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे फ्रेंड।